नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां होली के अवकाश के बाद एक बार फिर से संसद के बजट सत्र की कार्यवाही होगी। आज लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां होली के अवकाश के बाद आज फिर से संसद के बजट सत्र की कार्यवाही होगी। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों में स्टैंडिंग कमेटी भी आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर सकती है। 12 मार्च को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर खासा हंगामा हुआ था। ऐसे में आज भी उस पर हंगामा हो सकता है। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की डीएमके सांसदों पर की गई टिप्पणी पर भी काफी बवाल हुआ था। ऐसे में नई शिक्षा नीति में 3 भाषा विवाद पर भी हंगामे के आसार हैं। तो आज से फिर संसद के बजट सत्र की कार्रवाई होने वाली है और लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स जो होंगी उन पर भी चर्चा होगी। और इस बीच संसद में एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की डीएमके सांसदों पर की गई टिप्पणी पर काफी बवाल हुआ था। इसको लेकर के भी संसद में एक दूसरे को घेरने का प्रक्रिया हो सकती है। इसके साथ ही जो राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी उन्होंने की थी, उस पर भी खासा हंगामा हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से संसद के इस बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। वही अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल बाकी हैं, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर 70 जिलों के जिलाध्यक्षों की भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। और ऐसे में यह बात साफ है कि 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में बेशक अभी वक्त है, 2 साल के आसपास का समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा दौर में सत्ता में भी है, उसने 2027 के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए, इसी खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी वक्त को भी काफी अहमियत देती है, और देखिए 2 साल पहले ही तमाम तैयारियां करने उसने शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश के रण की यदि बात हो। ऐसे में आपको लगता है जो एडवांटेज उसे मिलना चाहिए वो मिलेगा? 70 जो जिलों हैं उनके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी और एक एक करके जो संगठनात्मक तौर पर मजबूती देने की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ती हुई बीजेपी। जी बिल्कुल। देखिए, पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि होली के पहले ही जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उनके नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन पार्टी में मंथन चलता रहा। 2027 जाहिर सी बात है कि 2027 ही नहीं 2029 भी निगाह में होगा, और यही वजह है कि इस काम में देरी हुई। एक बार लिस्ट तैयार हुई, दोबारा उसको उस पर जांच की गई, दोबारा उसको भेजा गया कि जो ओबीसी वर्ग है, SC ST वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको और प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद जाकर कहीं होली के बाद यानी 16 तारीख को ये लिस्ट सामने आई है। हालांकि इसमें भी आप देखिए कि 98 जो अध्यक्ष बनाए जाने उनमें 70 अध्यक्ष अब तक बनाए जा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश जरूर की है कि जो उसका अपना कोर वोट बैंक है, जो जनरल वोट बैंक है, सवर्ण वोट बैंक है, उसको इंटैक्ट रखा जाए। तो यही कारण है कि 70 में से 39 जो जिलाध्यक्ष है बीजेपी के वो सामान्य जातियों से आते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि पंचायत चुनाव होने हैं, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव है, आप जैसा कि आपने बताया विधानसभा के चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी पर भी खास नजर रखी है, SC ST को भी तवज्जो दी गई है जो ऐलान हुआ है जिलाध्यक्षों का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो फोकस है वो ये है कि जो जिलाध्यक्ष बने वो जमीन से जुड़े उसके जो नेता है जो हमेशा फील्ड में मौजूद रहते उनको बनाया जाए। साथ ही साथ
जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, सबको कहीं ना कहीं जगह दी गई है ताकि 2027 की राह को आसान बनाया जा सके। और जो पीडीए की राजनीति है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की, उसकी काट के तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, औरंगजेब से जुड़ी हुई, उसके कब्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां औरंगजेब की कब्र का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे राज्य के सभी तहसीलों और जिला कलेक्टर कार्यालयों के सामने उन्होंने कहा है कि जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 17 मार्च को पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो अयोध्या में कार सेवकों द्वारा चलाए गए अभियान की तरह ही औरंगाबाद में भी विरोध प्रदर्शन करेगी। तो यह खबर, बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां औरंगजेब के कब्र का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कब्र को हटाना चाहिए, अन्यथा वहां बाबरी का इतिहास दोहराया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। सरबजीत, पहले औरंगजेब के नाम को लेकर हंगामा, अब उसके बाद उसकी कब्र को लेकर जारी यह नई सियासत और नए बयानों के तीर किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या अब जिस तरह से चेतावनी वीएचपी दे रही है, क्या यह सिर्फ कोरी चेतावनी है या फिर इसके ऊपर बल देकर के इससे सतर्क रहने की सरकार को भी जरूरत है और आम लोगों को भी? क्या कुछ है पूरा अपडेट? जिस तरह से औरंगजेब के मामले पर सियासत चालू था, वैसे ही वहीं अब विश्व हिंदू परिषद उस औरंगजेब की जो औरंगाबाद में जो कब्र है उसको हटाने की मांग को लेकर आज पूरे महाराष्ट्र में जिला अधिकारी और तहसील कार्यालय में एक पत्र दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में उन्होंने स्ट्रिक्टली सरकार को आज अपील की है कि अगर उनका कब्र नहीं हटता है तो यह आंदोलन काफी तेज होगा। इस मामले में विधानसभा सत्र शुरू है, सत्र में भी इसकी चर्चा आज होगी। इसमें गुलाबराव पाटिल ने भी कहा है कि अगर कब्र हटाने की बात होती है तो कहीं उस पर देखना है कि सीएम की तरफ से क्या इस पे स्टेटमेंट दिया जाता है। वहीं विपक्ष भी कब्र हटाने को लेकर जिस तरह से इसका आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास को कहीं न कहीं बदलने वाला जो काम है वो किया जाएगा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं ये सब विवाद को देखते हुए जो औरंगाबाद में जो औरंगजेब की जो कब्र है वहां पर सीआरपीएफ की जो टीम है वो तैनात की गई है। वहां पे कब्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट किया जा रहा है ताकि वहां पे कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए। और वहीं जो विश्व हिंदू परिषद तरफ से जो अपील की गई है कि अगर सरकार इस पे दखल नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा, इस पर भी आज चर्चा हो सकती है। सरजीत, महाराष्ट्र सरकार का क्या कोई स्टैंड इसके ऊपर सामने आया है? क्योंकि हिंदू धड़ा ही दो विचारों में बट गया है। एक धड़ा कहता है कि भाई यह धर्म कहता है कि यदि जो इंसान दिवंगत हो जाते हैं उसके बाद उनसे कोई दुश्मनी की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे में एक धड़ा वीएचपी का कह रहा है कि नहीं, कब्र तो हटाना होगा। ऐसे में सरकार का कुछ स्टैंड? जी, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का ये भी कहना है कि ये जो कब्र है वो एएसआई के संरक्षण में आता है, तो हालांकि इस पर अब विचार किया जाएगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिस तरह से औरंगजेब के मामले पर अब तूल पकड़ता जा रहा है, इसमें आज जो विधानसभा परिषद में जब इस मामले पर चर्चा की जाएगी तो देखना है कि वहां पर इस मामले पर कैसे विश्व हिंदू परिषद की जो मांग है उस पर जवाब दिया जाता है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पूरे घटनाक्रम पर। बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है, जहां वहां के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विवादित बयान देने के बाद उत्तराखंड सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना पद छोड़ने से पहले कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक भी हो गए। फरवरी महीने में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के साथ बहस में उन्होंने कहा था, क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है? इस टिप्पणी से राज्य में आक्रोश फैल गया और अलग अलग संगठनों और राजनीतिक दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। प्रेमचंद अग्रवाल राज्य सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री थे।
उन्होंने इस विवाद के बाद भावुक होकर कहा कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया है। उन्होंने खुद को राज्य का आंदोलनकारी बताते हुए इस्तीफे की पेशकश की। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल इस खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश, बहुत दिनों से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें चल रही थी कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी जाने वाली है और अंततः उस पर मुहर लग गई। क्या कारण रहा और क्या यह जो इस्तीफे की बात कही जा रही है महज उनके तरफ से यह इस्तीफा दिया गया या फिर लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा लिया भी जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। अभी तक तो जो कल नजर आया वो ये था कि इस्तीफा खुद लेकर मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे, जिसके बाद राज्यपाल के पास भेजा गया और देर रात तक जो है राज्यपाल ने भी उसको जो है मंजूर कर लिया। यानी कि अब अगर कहें तो पूरी तरह से जो है उनके आगे अब पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा पूर्व जो है वो मंत्री लग चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो सदन के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और बयान देते देते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने एक नई लड़ाई छेड़ दी। ये लड़ाई ऐसी थी कि पहाड़ी वर्सेस मैदानी लड़ाई धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ गई और बदल चुकी थी। अब जिस तरह से लगातार सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, कई संगठन लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। और इसी दबाव से बचने के लिए अगर कहा जाए कि जिस तरह से बहुत तेजी से दबाव बढ़ रहा था, लोग सड़कों पर उतर चुके थे और हर किसी का यही मांग था कि किसी भी तरह से जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना है। पर देर जो अगर कहें तो 5:30 बजे के करीब कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि मैं राज्य आंदोलनकारी रह चुका हूं, मैंने क्या कुछ किया प्रदेश के लिए, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर एक टैग लग दिया गया कि मैं बाहरी हूं। और उसके बाद उन्होंने भावुक होकर अपना इस्तीफा दे दिया। अब ये है कि इतनी बड़ी चीज हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कल शाम को ही अपना जो वाहन है सरकारी वो भी छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जल्दी वो अपना घर भी छोड़ने वाले हैं क्योंकि सरकारी आवास है। और पूरी जो अभी तक की जो है वो यही चीजें अभी उत्तराखंड की गलियारों में चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो यह बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। इससे पहले रविवार को सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। रविवार को उत्तरी कश्मीर के जिले में एक आईईडी मिला। ये बम नारीकूट के जंगलों में छिपा कर रखा गया था। जंगल में सड़क किनारे उन्हें यह बम मिला, फिर उसे निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि आतंकी सुरक्षा बलों पर हमला करके लगातार शांति भंग करना चाहते थे। ऐसी साजिशें वह रच रहे हैं। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकी सुरक्षा बलों के घेरे में हैं। तलाशी अभियान जारी है और आतंकियों की सूचना पर तलाशी अभियान ये चलाया गया और आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी की और मौके से उनके भाग निकलने की भी खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद भी जुड़ गए हैं, इसी खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। शेख, लगातार जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं हालिया दिनों में तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ सबसे पहले उसी की बात होती है। एक बार फिर से नया चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के बारे में लेटेस्ट अपडेट अभी तक क्या है? बिल्कुल, आपको पता चलूं कि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है जम्मू कश्मीर में और वहाँ पे एक एरिया है जो हंदवारा राजवार इलाका, ये बिल्कुल फॉरेस्ट है, बिल्कुल सीमारेखा के साथ ये इसका जो है। और कल फौज को एक खबर मिली है कि इस एरिया में 2 से 3 जो टेररिस्ट है उनकी मूवमेंट है। और उसके बाद आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ज्वाइंट ऑपरेशन इस एरिया को उन्होंने किया है और वहाँ पे गार्ड लगाकर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक जो जम्मू कश्मीर का जो एहलकार है वो जख्मी हो गया। उसके बाद ये इनकाउंटर अभी भी जारी है और दोनों तरफ से जो गोलीबारी है वो जारी है। जी, क्या सूचना मिल रही है? यह इनकाउंटर आपने कहा अभी तक जारी है, तो क्या इसका मतलब अभी भी जो आतंकी हैं वो घेरे गए हैं या फिर एक खबर यह भी आ रही है कि आतंकी कहीं भाग भी जा चुके हैं? नहीं, जहाँ तक इस एरिया का ताल्लुक है ये बिल्कुल घना फॉरेस्ट है और 2 से 3 मिलिटेंटों की जो खबर है फौज को इस एरिया में ऑलरेडी थी और चारों तरफ से इस एरिया को उन्होंने गार्ड में लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये मिलिटेंट वहीं पे है या नहीं है, क्योंकि
एक घंटे से पहले लगातार दोनों तरफ से जो गोलीबारी है वो चलता रहा है, मगर अभी 1 घंटे से पहले जो फायरिंग वो फिलहाल रुकी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ। लखनऊ में विवाद इतना बढ़ा, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हादसे में 2 युवक को गोली लगी है, वे घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल में भेजा है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तलाश रही है। पूरा मामला चिन्हट इलाके का है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो लखनऊ के चिन्हट से यह खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग में 2 युवक घायल हुए हैं और आपसी रंजिश के चलते यह विवाद हुआ था। बात इतनी बड़ी कि फायरिंग हो गई। 2 लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। पुलिस लगातार बदमाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और चिन्हट इलाके का यह पूरा मामला है और फायरिंग के बाद क्षेत्र में तनाव है।